फाइनल ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इजीली सीट निकाल सकते। सबसे पहले ये सोचना छोड़ दीजिए कि सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई बैकलॉग है। यहाँ 99% स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। बैकलॉग ना हो ऐसा एक भी स्टूडेंट क्लास में नहीं होता। अगर अपनी इस बात को समझकर और चीजों को एक्सेप्ट करके पढ़ाई की तो आपका आधा मेंटल स्ट्रेस वही कवर हो जाता है। और दूसरा स्ट्रेटेजी यह था कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन चलता है। क्वेश्चन से यह बेनिफिट होता है कि आप डिस्कस करके पढ़ती हो तो वो लॉन्ग टर्म याद रहता है। जो क्लास के वीकली टेस्ट है वो देने ही है रेगुलरली, नो मैटर हाउ लो यू स्कोर। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आप इतने डिमोटिवेटेड हो जाते हो कि आप टेस्ट देना ही छोड़ देते हो। कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर पूजा शेड़के। इन्होंने अपना यूजी सायन आयुर्वेद महाविद्यालय मुंबई से पूरा किया है और AIA PGET 2024 में ऑल इंडिया रैंक 7 और EWS कैटेगरी में रैंक 3 हासिल किया है। डॉक्टर पूजा, आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। So much, Dr. Aditi ma'am. First of all, thank you so much, Dr. Ajit Patil sir, one of the best teacher and mentor. जी। अच्छा पूजा, आपने अपने पीजी की प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? मैंने अपने पीजी का प्रिपरेशन फाइनल ईयर में ही शुरू किया था, फोर्थ ईयर में। तब बहुत से सीनियर्स ने सर के क्लासेस का रेफरेंस दिया था। शुरुआत से आप जितना सिंसियरली पढ़ते हो उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होता है, क्योंकि AIPGT की पढ़ाई थोड़ी अलग है। हम थियरी लिखते हैं वो अलग है। इसका मुझे फायदा हुआ एंड ऑल्सो सजेस्ट की सिंसियरली आप पहले से स्टार्ट करो। यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में भी फायदा होता है। फाइनल ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इजीली सीट निकाल सकते। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम जितना जल्दी स्टार्ट करें, यानी कि फाइनल ईयर में अगर हम स्टार्ट कर दें तो हमें वो एक एक्स्ट्रा एज मिलता है और हमको वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए भी बेनिफिट होता है, प्लस हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी उसका उतना ही बेनिफिट होता है, बिकॉज सिलेबस तो अल्टीमेटली सेम ही है दोनों का। अच्छा पूजा, एग्जाम्स की प्रिपरेशन के समय आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने किस सब्जेक्ट को दिया था? सर के जो वीकली टेस्ट है उसी हिसाब से मैंने मेरा स्टडी प्लानिंग किया। मैं स्ट्रिक्टली क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी प्लान करती थी। सिलेबस आने के बाद पूरा वीक में दिन भर बृहत्त्रयी, चरक, सुश्रुत, वाग्भट पढ़ती थी। क्वेश्चन सॉल्विंग, उसमें मिसलेनियस सेक्शन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। रात में मेरे एक दोस्त है, उसके साथ डिस्कशन करती थी। वो भी जो डिस्कशन था वो लास्ट के 20 डेज में नहीं था, वो एग्जाम के 20 डेज पहले रुका दिया। और सर भी हमेशा ग्रुप पे पोस्ट करते हैं कि देखो बच्चों, लास्ट के 30 डेज में आपको ये कवर करना है, लास्ट के 15 डेज में आपको ये कवर करना है। तो इससे भी आपको एक गाइडलाइन मिलती है। तो यूजुअली जो सर बताते थे उसके अकॉर्डिंग मेरा शेड्यूल प्लान कर। AIPGT प्रिपरेशन में स्टडी प्लानिंग करने के बाद वो फॉलो नहीं होता, जितना डिसाइड किया है वो नहीं होता, फिर कॉन्फिडेंस कम होता है। अगर प्लानिंग करके उसे फॉलो नहीं किया तो एक अलग फ्रस्ट्रेशन आता है। इसके लिए लॉन्ग टर्म कुछ प्लान करना अवॉइड करना चाहिए। 1 मंथ, 15 डेज, 1 वीक ऐसे ड्यूरेशन का प्लानिंग यूजफुल नहीं होता। आगे 1 आवर में क्या करना है इतना फोकस करके उसे फॉलो कर लो तो उतना स्ट्रेस नहीं रहता। और बहुत कुछ करना है इस फीलिंग से हम दूर होके छोटे टारगेट पर फोकस होते हैं। पढ़ाई करते वक्त सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट में होता ही है वो है बैकलॉग सिलेबस। सबसे पहले ये सोचना छोड़ दीजिए कि सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई बैकलॉग है। यहाँ 99% स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं विद बैकलॉग। बैकलॉग आप कवर कर सकते हो, पर उसके लिए तुम जो तुम्हारा करंट सिलेबस है उसके साथ चलते हुए खुद को पढ़ाई में सेट करें और फिर बैकलॉग की ओर जाए। हमारे नोट्स में एक ही पॉइंट बहुत सारी जगहों पर रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल, शार के नोट्स आपको इम्पोर्टेंट नोट्स, मिक्स्ड नोट्स, विमान स्थान के पहले अध्याय के एक्स्ट्रा पॉइंट में मिलेंगे। सुश्रुत सूत्र स्थान सिखाते वक्त दिए हैं, ऐसे 4 जगहों पर दिए हैं। उसके वजह से ऐसे आपका काफी सिलेबस कवर हो जाता है। बैकलॉग ना हो ऐसा एक भी स्टूडेंट क्लास में नहीं होता। अगर आपने इस बात को समझकर और चीजों को एक्सेप्ट करके पढ़ाई की तो आपका आधा मेंटल स्ट्रेस वही कवर हो जाता है। और एक पॉइंट में स्टडी स्ट्रेटेजी में ऐड करना चाहूंगी और वो ये है कि वॉल चार्ट। हमारे क्लास के आयुर्गाइड टीम के डॉक्टर सोमनाथ सर, वो स्टार्टिंग से ही मुझे वॉल चार्ट्स का इम्पोर्टेंस बता रहे थे और उनका हमेशा उसी पे फोकस रहता था। आपको जो भी टॉपिक डिफिकल्ट लगते हैं उसके नोट्स आपके रूम में या फिर लाइब्रेरी के डेस्क पर
आप जहाँ मैक्सिमम रहते हो वहां पर लगाते रहिए। इससे विजुअल मेमोरी डेवलप होती है और आपको वो टॉपिक लॉन्ग टर्म के लिए याद रहते हैं। इसलिए वॉल चार्ट्स को यूज करें और डेली उसे देखते रहिए। इससे वेरी इंपॉर्टेंट और वोलेटाइल पॉइंट्स को आप आराम से लॉन्ग टर्म याद रख सकते हैं। वॉल चार्ट का यूज करना मस्ट है। जी आपने बिल्कुल सही बताया कि बैकलॉग तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का रहता ही है, तो उस बैकलॉग को ना देखते हुए अभी जो हमें करना है उस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि हमारा मेंटल स्ट्रेस कम होगा, और जितना ज्यादा स्ट्रेस कम होगा उतनी ज्यादा फोकस से हम आगे की जो है पढ़ाई वो कर सकेंगे। और अपने गुरु पे अपना पूरा विश्वास रखते हुए वो जैसा सिलेबस दे रहे हैं वैसा करते चलेंगे तो हमारा पूरा सिलेबस सिस्टमैटिकली कवर होने ही वाला है। और जैसे आपने वॉल चार्ट्स कहा, दैट्स ऑल्सो रियली ग्रेट स्ट्रैटेजी, जो कि आपने जैसे फोटोज में भी शेयर किया है। इट्स अ रियली ग्रेट स्ट्रैटेजी टू वर्क ऑन। अच्छा पूजा, प्रिपरेशन के समय ग्रुप डिस्कशन का क्या रोल होता है? जैसे आपने कहा कि आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते थे, तो इससे कितना फायदा होता है? मेरे एक दोस्त है मोहिनी, उसके साथ डिस्कशन किया था। डिस्कशन में भी हमारे दो कैटेगरीज थी। एक तो जो वोलेटाइल सब्जेक्ट्स है जैसे रिसर्च, संस्कृत, द्रव्य गुण, रसशास्त्र, या हमारे नोट्स, लघुत्रयी, उसमें काश्यप, शारंगर, भाव प्रकाश, ये सब। और दूसरा स्ट्रेटेजी ये था कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन चलता था। जो वीकली टेस्ट हमारे होते हैं वो पेपर हम डिस्कस करते थे। डिस्कशन से ये बेनिफिट होता है कि आप डिस्कस करके पढ़ते हो तो वो लॉन्ग टर्म याद रहता है। और डिस्कशन का और एक फायदा यह है कि जो टॉपिक पढ़ने के लिए हमें 1 घंटा 2 घंटे लगते हैं, अगर आप वही टॉपिक डिस्कस करके पढ़ते हो तो आपका वही टॉपिक आधा घंटे में कवर हो जाता है और वो लॉन्ग टर्म याद भी रहता है। और जो लघुत्रयी है, काश्यप, शारंगर, भाव प्रकाश, और वोलेटाइल सब्जेक्ट्स जैसे रिसर्च, संस्कृत, ये आप अकेले अकेले पढ़ते हो तो बहुत टाइम जाता है उसमें। जैसा कि रिसर्च और संस्कृत मुझे बहुत डिफिकल्ट जाता था। सर से बात भी किया था मैंने। सर हमेशा कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट कितना भी डिफिकल्ट हो, डायरेक्टली छोड़ो मत। ऐप पर लेक्चर्स है, टेस्ट सीरीज है, उससे कवर करो। देन संस्कृत के रिसर्च के लेक्चर सुने, क्वेश्चन सॉल्व किए, संस्कृत का समास अच्छे से डिस्कस करके कवर किया था। और ऐसा हुआ कि एग्जाम में समास के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा। जी आपने ग्रुप डिस्कशन के बहुत अच्छे बेनिफिट्स बताए कि जितना हम डिस्कस करते हैं उतना हमें वो रिकॉल होने में भी आसान रहता है, जो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है जो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हैं वो भी आसान हो जाता है, और टाइम भी काफी कम लगता है डिस्कशन करके पढ़ने के लिए। अच्छा पूजा, हाँ। इंटर्नशिप के टाइम आपने कैसे मैनेज किया था आपकी स्टडीज को, इंटर्नशिप को? और इंटर्नशिप में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही है, तो क्या आपके भी टेस्ट में मार्क्स कम आए थे क्या? जी ऐसे हुआ था। ड्यूरिंग माय कॉलेज इंटर्नशिप मेरी पंचकर्म और काय चिकित्सा की पोस्टिंग थी। तब वो बहुत हेक्टिक थी और तब मुझे याद है कि कॉन्जिक्यूटिव 3-4 टेस्ट में मैंने बहुत ही लो स्कोर किया था। तब मैंने सर से बात भी की थी। सर का हमेशा गाइडेंस रहा ही है। मैंने सीनियर से भी बात की कि आपने इस समय कैसे किया। तो फिर वन थिंग आई रियलाइज्ड कि जो क्लास के वीकली टेस्ट है वो देने ही है रेगुलरली, नो मैटर हाउ लो यू स्कोर। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आप इतने डिमोटिवेटेड हो जाते हो कि आप टेस्ट देना ही छोड़ देते हो। तो ऐसे तो बिल्कुल मत करना। और टेस्ट देने के बाद भी यू हैव टू एनालाइज हियर, आपके मार्क्स कम आ रहे हो तो क्या रीजन है, कहाँ गलतियां हो रही है। इंटर्नशिप फेज कैसा भी हो, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, आपको अपना स्टडी जोन मेंटेन करना है। बहुत कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर साल भर मैंने इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया। और सर हमेशा कहते हैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी एआईपीजीटी में क्यों फेल होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है इनकंसिस्टेंट स्टडी। और एक एवरेज स्टूडेंट भी एआईपीजीटी में सक्सेसफुल होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कंसिस्टेंट स्टडी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक एवरेज स्टूडेंट भी एक एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंट स्टडी, एंड एक टॉपर जो एक बहुत अच्छा है पढ़ाई में वो भी लो स्कोर सकता है अगर वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर रहा है तो। एंड जैसे कि हम लोग कई बार करते हैं कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा तो हम लोग एग्जाम देना छोड़ देते, टेस्ट देना छोड़ देते, हमें वो नहीं करना है, बिकॉज मार्क्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम सेम चीज बिना उसको एनालाइज के बार 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 कर रहे हैं तो वो हमको सेम रिजल्ट देने वाला है। तो हमें एनालाइज करना है, खुद को सुधारना है, एंड देन वी हैव टू प्रोसीड ताकि हमें बेटर रिजल्ट। अच्छा पूजा,
प्रिपरेशन में एप्स के जो ऑडियोज रहते हैं उनका कितना बड़ा रोल होता है? ऑडियो सुनने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। ऑडियोज अध्याय में जो इम्पोर्टेंट है उसके मार्किंग वो तो कवर होता ही है, बट उसके साथ सर बहुत सारे मॉडर्न के पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन भी इसमें कवर करते हैं। बार बार अगर चीजें रिवाइज हो तो आप एग्जाम में वो गलत नहीं कर सकते। मैंने स्टेप वाइज स्टडी प्लानिंग किया था। स्टेप वन वो था कि जो चैप्टर आप कर रहे हो एक बार सर के वो अध्याय के नोट्स और एक्स्ट्रा पॉइंट के नोट्स पढ़ लेना। स्टेप टू, अध्याय के ऑडियो सुनना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप थ्री, आयुर गाइड ऐप में उस अध्याय के टेस्ट सॉल्व करो। स्टेप फोर, जो क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते हैं और जो बार बार गलत होते हैं उसे मैं लिख के रखती थी। स्टेप फाइव, लास्ट 2 मंथ्स में वो लिखे हुए डिफिकल्ट पॉइंट्स याद नहीं रहते, सिर्फ उन्हें पढ़ना। ऐसे मैंने ये सीक्वेंस फॉलो किया। दैट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी पूजा कि आपने जो है एक स्टेप बाय स्टेप हमारे एस्पिरेंट्स को बता के दिया कि उन्हें ऑडियोज कैसे सुनना चाहिए, उन्हें उन पे कैसे वर्कआउट करना चाहिए। अच्छा पूजा, आपको क्लासेस में जो एमआरआई नोट्स दिए जाते थे, मॉक टेस्ट होते थे, उनसे आपको कितना फायदा हुआ? और टेलीग्राम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे आपको कितना फायदा? आई फील एमआरआई नोट्स मतलब मिक्स्ड नोट्स, रैंडम नोट्स, इम्पोर्टेंट नोट्स, तीनों का बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इट इज एन कलेक्टिव फॉर्मेट, अलग अलग टॉपिक्स कवर किए हैं। लास्ट के 2 मंथ्स तो उसी पे मेरा फोकस रहता है। बहुत सारे रेयर क्वेश्चंस डायरेक्टली उस नोट से आते हैं। इस साल वो मॉडर्न का क्वेश्चन आया था, रेडमैन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सर ने रैंडम नोट्स में वो कवर किया था। सिलेबस इतना वास्ट रहता है, मॉडर्न के पॉइंट्स लघुत्रयी जैसे कि भेल संहिता, हरित, योग रत्नाकर, माधव निगम, ये सब के इम्पोर्टेंट पॉइंट सर ने ये हमारे नोट्स में बहुत अच्छे से कवर किए हैं। हम पूरा योग रत्नाकर, भेल संहिता, काश्यप संहिता निकाल के पढ़ नहीं सकते, या फिर मॉडर्न के बुक्स ओपन करके पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको ये हमारे नोट्स में मिलता है। रेयर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले उसमें कवर किए हैं। और टेस्ट के बारे में बोले तो ऐप के टेस्ट पेपर सभी इम्पोर्टेंट है। टेस्ट जो उसमें भी जो वीकली टेस्ट है उसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि आप वीकली टेस्ट जब देते हो तो पेपर एनालाइज करते हो तो दोनों चीजें पता चलती है, एक मेरी स्ट्रेंथ क्या है, दूसरा मेरी वीकनेसेस क्या है। पहले आप अपना शेड्यूल अलग मत बनाइए, जो कुछ पढ़ना है क्लास के टेस्ट के सिलेबस अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। हमारा टेस्ट का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, इसके बहुत फायदे होते हैं। आपको जो सिलेबस बार आपको सिलेबस बार बार रिवाइज होता है, कम सिलेबस रखा तो उतना ही पढ़ के बाकी टाइम वेस्ट करते हैं। फाइनल एग्जाम से पहले ही हमें मैक्सिमम सिलेबस पढ़ने की आदत लग जाती है, क्योंकि कम सिलेबस में हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब सिलेबस ज्यादा होता है तभी हमें समझता है कि हम कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं। तो वीकली मेजर टेस्ट में इतना सिलेबस देखे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको चरक, सुश्रुत, वाग्भट, रस द्रव्य इन टॉपिक से पढ़ाई स्टार्ट करनी है और धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ना है। टाइम की कमी के कारण टॉपिक कवर नहीं हो रहे तो एटलीस्ट उसके एमसीक्यू सॉल्व कर। टेलीग्राम क्वेश्चन डेली सॉल्व करती थी मैं, और जो गलत होता था उसको हम डिस्कस करते थे। इस साल तो दो बहुत रेयर क्वेश्चंस डायरेक्टली टेलीग्राम क्वेश्चन से आए थे। एक तो वो मॉडलिंग का क्वेश्चन, और दूसरा वाग्भट उत्तर स्थान से एक क्वेश्चन आया था, पुष्प काशी संजन पक्षमशात में यूज होता है। वो ये क्वेश्चन सर ने एग्जाम के कुछ दिन पहले ही टेलीग्राम पर दिया था और हमने डिस्कस भी किया था, तो गलत नहीं हुआ एग्जाम में। टेलीग्राम पे बहुत सारे रेयर क्वेश्चंस, जीके के, रिसर्च के, अलग अलग संहिता में से जो हमसे पढ़ने में मिस हो सकते हैं वो सब कवर किए हैं। एक साथ काफी सारे सब्जेक्ट्स और संहिता का टच रहता है। मॉडर्न साइंस के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, और मिसलेनियस सेक्शन में जो टेस्ट पेपर दिए हैं उसमें भी हर एक संहिता के इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस है। मॉडर्न के है, जैसे कि इस साल कृत्रिम हड़ताल का रेशियो एग्जाम में पूछा था, तो वो सर ने मिसलेनियस सेक्शन में कवर किया था। हाई यील्डिंग और रेयर एमसीक्यूज कवर होते हैं, और आप निगेटिव मार्किंग में ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट बढ़ा सको, यही बेनिफिट होता है मिसलेनियस सेक्शन का। मिसलेनियस सेक्शन के
एमसीक्यू इतने हाई एंडिंग होने के बाद भी हम उसके लिए टाइम ही नहीं निकालते। इसके लिए ये रिमाइंडर मैसेज है कि रोज रात सोते समय आप ये एमसीक्यूज एटलीस्ट हाफ आवर सॉल्व करें। उसके डेली 120 150 एमसीक्यू सॉल्व करके ही सो जाए। ये नियम बना के जी बिल्कुल सही कहा आपने कि हम लोग जो जब कम सिलेबस होता है तब तो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, मगर जब ज्यादा बड़ा सिलेबस आता है तब हमें समझ में आता है कि हाँ, यहाँ पे हमारी गलतियां हो रही है। इसलिए वीकली मेजर टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जो बड़े टेस्ट होते हैं, ज्यादा सिलेबस के टेस्ट होते हैं, वो देना बहुत जरूरी है। प्लस जो टेलीग्राम क्वेश्चंस हो गए, उसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हमसे मिस हो जाते हैं, वो उसके थ्रू इजिली कवर हो जाता है और हमें एग्जाम में काफी बड़ा एज दे के जा सकता है। जैसे आपने बताया कि इस बार दो क्वेश्चंस डायरेक्टली आ गए थे, सो वो हमें काफी अच्छा एज दे जाता है। अच्छा पूजा, एग्जाम्स के टाइम जो स्ट्रेस होता है उससे आप कैसे हैंडल करते थे? आगे आने वाले स्टूडेंट्स को आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि स्ट्रेस को हैंडल कैसे कर सकते हैं? एग्जाम पीरियड में लास्ट के 2 मंथ्स मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आने पर स्ट्रेस आता है। मॉक टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, वो हमारे प्रिपरेशन को चेक करता है। और बाय नेचर मॉक टेस्ट थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, ताकि आपको जो फाइनल एग्जाम के टाइम पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो आपकी पैनिक एबिलिटी होनी चाहिए, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो बाय डिफॉल्ट वो थोड़ा सा टफ होता है। उस टेस्ट के बेसिस पे आप अपने आप को एनालाइज मत करिए कि यहाँ आपके मार्क्स कम आए तो फाइनल्स में भी आपके मार्क्स कम ही आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जो आप टेस्ट दे, आपका काम वही खत्म नहीं होता। टेस्ट के रिजल्ट आए तो रिजल्ट को पॉजिटिवली एनालाइज करें। किस रीजन से क्वेश्चंस गलत होते हैं ये आप देख सकते हो। कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती है जो आपको मॉक टेस्ट में पता चलती है। मैच द कॉलम्स है, असर्शन रीजंस है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आप एनालाइज नहीं कर पाते हो, लेकिन मॉक टेस्ट में वो आपको समझ में आता है। इसीलिए एग्जाम देने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता। वो रिजल्ट्स को एनालाइज करें। जिस वजह से आपके मार्क्स कम हुए हैं उन चीजों को एनालाइज करें, ना कि स्ट्रेस लेते रहे। इससे डेफिनेटली फाइनल रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट होता है। लास्ट के 2 मंथ्स में एग्जाम पीरियड में एमआरआई नोट्स को डेली ज्यादा समय दे, क्योंकि कम समय में आपको यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे। कौन से स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं इसे इग्नोर करें। टेलीग्राम का एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको नहीं आया तो उसे लिख ले। उसका टेंशन लेके दिन खराब मत करें। दिन का 70% समय पढ़ने में और 30% समय पेपर सॉल्विंग में देना चाहिए। जो टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है उसकी चिंता मत करें। सभी क्वेश्चंस उसी टॉपिक से नहीं आने वाले। लेक्चर करना लास्ट में पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए मैक्सिमम समय रीडिंग में देना चाहिए। एआईपीजीटी में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा अच्छा रैंक नहीं आएगा, ऐसा कंटिन्यूअसली तुम्हें बोलने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है, और वो तुम खुद हो। जितना हम हमारे सोच विचार की वजह से स्ट्रेस में होते हैं, उतना रियलिटी में कुछ नहीं होता। इसीलिए अगर आप इस फेज में हो तो अपने माइंड को शांत रखकर पढ़ाई चालू रखें। जी आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि हम लोग आधा टाइम तो स्ट्रेस में रहते हैं, हम ही खुद को बोलते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, मेरा रैंक कम आएगा। बेटा आजू बाजू वाले लोग हमको मोटिवेट कर रहे होते हैं और हम खुद को नहीं मोटिवेट कर रहे, तो हमें स्ट्रेस ना लेते हुए, तो जो एक दो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं, फिर कुछ टॉपिक जो नहीं हुआ है उस पर ना ध्यान देते हुए, हमारे पॉजिटिव साइड को देखते हुए अगर हम काम करेंगे, अगर हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट पे रहेंगे, तो हमारा रिजल्ट बेटर आएगा ऑब्वियस। अच्छा पूजा, हमारे जो एस्पिरेंट्स है, आप उनके साथ कोई सक्सेस का मंत्र शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं करनी चाहिए। एक ही क्लास को फॉलो करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बस सर के क्लास के ही नोट्स पढ़े थे, स्ट्रिक्टली सर को फॉलो किया था। क्लास के ही टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट दिए थे। ना मैंने कोई और क्लास ज्वाइन किया या फिर टेस्ट सीरीज भी नहीं ज्वाइन किया। नोट्स भी कुछ अलग नहीं पढ़े थे। आई फील कि स्टिक टू वन क्लास, क्योंकि फिर आप किसका फॉलो करूं ये कंफ्यूजन बढ़ता है। स्टिक टू वन क्लास एंड बिलीव इन, हो जाएगा। दूसरा है कि कंसिस्टेंसी। सर हमेशा एक सेंटेंस कहते हैं और मैंने वो वॉलपेपर भी रखा था। वो ये है कि यदि आप अपनी जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी ना रुके तो यकीन मानिए आप से तेज चल रहे हैं। इसीलिए कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। और एक इम्पोर्टेंट थिंग, एग्जाम पीरियड में न्यू मटेरियल कंप्लीटली अवॉइड करें। जो कुछ न्यू नोट्स आपको ग्रुप पर दिए जाते हैं उसे ओवरलुक करें। दिन भर लेके मत बैठे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का रैंक कम आने का कारण रेयर क्वेश्चंस गलत होना नहीं होता,
उल्टा जो पढ़ा हुआ है उसी में सिली मिस्टेक्स करना होता है। लास्ट फेज में पढ़ाई कम हुआ तो भी ठीक है, लेकिन माइंड शांत रखे। एंड फेज में हमेशा खुद से ये कहते रहे कि मेरे से जितना हो सका मैंने किया है, यहाँ से आगे जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि कुछ करना बाकी है, ऐसे जब होता है तो तभी हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं। जितना हम सोचते हैं उतना डिफिकल्ट होता नहीं एक्चुअली। इसलिए इस फेज में अपना माइंड शांत रखे और पढ़ाई चालू रखे। पढ़ाई में गैप आए तो रिस्टार्ट इज बेटर देन रिग्रेट, ये स्टेटमेंट बार बार याद करके पढ़ाई शुरू रखे। एआईपीजीटी में यही लगता है, बाकी कुछ नहीं। और अपनी स्टडी को क्लास के टॉपर के साथ कंपेयर ना करें। आप अपना हर दिन बेहतर करते रहे, धीरे धीरे आपका भी स्टडी का बेस बन जाता है। जी, आपने इतनी पॉजिटिव बातें कही कि हमें अपना दिमाग शांत रखना चाहिए, डोंट कंपेयर इट विद टॉपर्स और एस्पिरेंट्स को। आपने बहुत अच्छे सक्सेस के मंत्र शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच पूजा फॉर कमिंग हियर। अपना टाइम लेके आप आए, हमारे एस्पिरेंट्स को इतना मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, अपने सक्सेस की जर्नी को शेयर किया। इसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक